मैं अखिलेश तिवारी आप सभी के लिए आज फिर से यूपी बोर्ड के अकाउंटेंसी बही खाता एवं लेखा शास्त्र से एक नए अध्याय को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस अध्याय में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अशुद्धियां एवं उनके सुधार। अशुद्धियां तथा उनका सुधार, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक तरह से देखिए तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी पढ़ने में भी मज़ा आता है और इससे क्वेश्चन भी सही से लगाने में मज़ा आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो, लोगों को कुछ करने में मजा आए या ना आए, सबसे ज़्यादा मजा उनको कहाँ आता है? लोगों की गलतियाँ निकालने में। तो कभी कभी देखो, जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर क्या होता है? तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि मनुष्य से गलतियाँ होती हैं। गलती होती है या नहीं होती है? होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके अकाउंटेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य से गलतियां होती हैं तो अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है। अब अकाउंटेंट से जब गलती होती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? तो ऐसे सिचुएशन में जो बही खाता एवं लेखा शास्त्र में जो भी अपने पुस्तकों में उन्होंने खतौनी की हुई है, उन खतौनियों में भी गलतियां हो जाती हैं। और ऐसी त्रुटियों के संबंध में किया क्या जाए? तो इसके सुधार की दो विधियां हैं। पहला, या तो हम उसको काट दें, ओवरराइटिंग कर दें, जो भी गलतियां हुई हैं उनको काट के उसके बाद फिर से उस पर लिख दें। तो या क्या किया जाए? तो उस दूसरे मेथड के लिए मैं आपको बताता हूं। पहले मेथड के अनुसार, अगर हम किसी भी चीज को, मान लो अगर कहीं लिखना था हमको 5000 और हमने उसको गलती से लिख दिया 50,000, अब मैं क्या करूँ? इसको ऐसे कर दूं। बताओ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं मान लो लिखना था किसी का नाम राम, हमने लिख दिया रमेश। अब बताओ, इसको ऐसे मैं काटूं, व्हाट इज द इम्पैक्ट? अब बताओ, अगर आपको कोई लिखा दे बुक्स ऑफ अकाउंट और आप उसकी कॉपियों में इतनी सारी गलतियां पाओ 2-3 जगहों, तो आपको डाउट होगा कि नहीं, लग रहा है इसने कहीं गलती की है, इसने चोरी किया हुआ है, इसी वजह से ये क्या हुआ है? गलती हो गई है। यानी क्या कि ऐसे गलतियों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जामिनेशन में अगर बार बार किसी चीज को काट के लिखा जाए तो डाउट का क्वेश्चन, यानी आपके ऊपर एक प्रश्न उठता है, डाउट होता है कि क्या इसको लग रहा है याद नहीं था, किसी से पूछ के काटा है, या इसको पता नहीं था, किसी और से पूछा, फिर उसने भी बताया, फिर किसी और ने कहा नहीं ये होगा, तो उसने क्या किया? उसको भी कट दिया। तो ऐसे सिचुएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गलतियां होती हैं, उनको जो पहला मेथड है कि गलतियों को क्या किया जाए? काट दिया जाए और काट के नई चीजों को लिख दिया जाए, तो ये गलत है। दूसरी, जो भी गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए एक काम और किया जा सकता है। क्या? कि जो भी पुस्तकों में गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए उनके सुधार के लिए एक एंट्री पास कर दी जाए। जैसे मैंने अगर जनरल एंट्री किया और वो जनरल एंट्री गलती पास हो गई, तो गलती पास हो गई तो उसको सुधारने के लिए उसकी अपोजिट एंट्री, उसके बिलोंग में एक एंट्री पास कर दिया जाए, तो वो क्या होती है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अशुद्धियों का सुधार। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? तो देखो, संशोधन, इसी को संशोधन लेखे भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संशोधन लेखे भी बोलते हैं। और संशोधन लेखे के द्वारा अशुद्धियों का क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। अशुद्धियों को भी कई भागों में बांटा गया है। अशुद्धियों के कई भागों में बांटा गया अशुद्धियों को। तो पहला, अशुद्धियों का वर्गीकरण। अशुद्धियों का वर्गीकरण। अब ये जो गलतियां होती है ना, ये गलतियां कई प्रकार की होती हैं। ये गलतियां कई प्रकार की होती हैं। ये दो टाइप की अशुद्धियां होती हैं। पहला क्या? छूट जाने वाली अशुद्धियां। छूट जाने वाली अशुद्धियां, इनमें पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियां, दूसरा अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियां। तो देखो, पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं जिनका लेखा जनरल में हुआ ही नहीं
यानी क्या, जिनको जर्नल में लिखा ही नहीं गया है वो अशुद्धियां कौन सी अशुद्धियां होती हैं, पूर्णतः छूट जाने वाली। भाई जब हम जर्नल में नहीं लिखे तो लेजर में भी नहीं लिखे होंगे, जब लेजर में भी नहीं लिखे यानी खाता बही में भी नहीं लिखे तो उसको तलपट में भी नहीं लिखे होंगे। तो ये अशुद्धियां ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनका तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अशुद्धियां होने के बावजूद भी ये तलपट पे कोई प्रभाव नहीं डालते। ठीक, तो ऐसी अशुद्धियां को पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियां कहते हैं। दूसरा, अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियां। अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं जिनके प्रत्येक व्यवहार यानी ईच ट्रांजैक्शंस के किसी एक पहलू को लिखा जाता है और दूसरे पहलू को छोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियां। अब अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियां का उदाहरण क्या होगा, तो सिंपल सा है, अगर हमने किसी को सामान बेचा, ठीक, सामान बेचा मैंने, जैसे मोहन को माल बेचा रुपये 10,000 का, मैंने अपने सेल अकाउंट में तो सेल के किताब में लिख लिया 10,000 रुपये, लेकिन मोहन के खाते में लिखना भूल गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो सेल्स क्रेडिट होता वो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, भाई जर्नल एंट्री बनता तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने क्या किया, सेल्स के खाते में जब यहाँ से लेजर में मान लो अगर 10,000 रुपये का माल बेचा और इस 10,000 रुपये के माल का हमने अपने लेजर बनाते समय सेल्स में तो लिख लिया, लेकिन मोहन के खाते में नहीं लिखा, तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, मोहन के अकाउंट में नहीं चढ़ा होगा, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच भी नहीं करेगा, तो तलपट नहीं मिलता। इन्हीं अशुद्धियों के कारण तलपट नहीं मिलता है, जिससे हमको अशुद्धियों को सुधार कर अपने तलपट को मिलाना होता है। क्लियर? तो अब देखो इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखो पहला, मान लो मोहन को 4,000 रुपये का माल बेचा जिसका मोहन के खाते में लेखा नहीं किया गया। 4,000 का माल मोहन को बेचा जिसका लेखा मोहन के खाते में नहीं किया गया। अब बताइए, अब नहीं किया गया तो क्या, मैंने बताया कि जब लेखा नहीं किया गया तो किस तरह की त्रुटि हुई, पूर्णतः छूट जाने वाली त्रुटि। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बताया, तो ऐसी स्थिति में हम इसका लेखा पास कर देंगे, और जब लेखा पास कर देंगे तो उसका खाता वही बन जाएगा लेख। उसके बाद हम उसको अपने तलपट यानी ट्रायल बैलेंस में भी लिख लेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम इसके लिए लेखा क्या पास करेंगे, हम लेखा पास करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक, और अमाउंट क्या लिखेंगे, 4,000। क्लियर? चलो इसी तरह से सोहन से क्रय किए गए 8,000 रुपये का मूल्य का माल स्टॉक में सम्मिलित कर लिया गया, परंतु इसका पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया। तो भाई क्रय किए हैं तो क्रय हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो इसका लेखा नहीं किया गया तो भाई लेखा कर लो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितने से, 10,000 रुपये से। तो ये पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियों के संबंध में होता है। और यदि कोई अंशतः छूट जाए तो अंशतः छूट जाने की सिचुएशन में क्या करते हैं, 6,000 रुपये का मूल्य, ठीक, सोनू
को देकर फर्नीचर खरीदा गया। 6,000 रुपये मूल्य का माल सोनू को देकर फर्नीचर खरीदा गया जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया। तो ये बताओ हमने क्या किया, जो 10,000 रुपये का माल मान लो खरीदा था, उसमें से सोनू को 6,000 रुपये का माल देके फर्नीचर ले लिया, ठीक, और इसका भी लेखा नहीं किया, छूट गया। तो भाई अब जब तुमने फर्नीचर ले लिया तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। वैसे माल बेचते तो तुम्हारे पास कैश आता या सोनू का नाम, जिसको मैंने सोनू को दिया तो सोनू का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, माल देकर फर्नीचर ले लिया। व्हाट्स कमिंग, क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट। तो आ रहा है हमारे पास फर्नीचर, और कहां से आ रहा है, टू परचेज। अगर वैसे हम कैश खरीदते तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखते, यहाँ हम फर्नीचर खरीद रहे हैं किससे, गुड्स के वजह से, तो गुड्स खरीदते समय डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और यहाँ 6,000 रुपये। ये पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियों के या अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियों के संबंध में लेखे किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके इसके आगे और इम्पॉर्टेंट अशुद्धियों का वर्णन करेंगे।